गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स का अपना नेक्स्ट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर देखो हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? डीएनए और आरएनए की हम यहाँ पर स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। डीएनए है वो किस किस से मिलके बना होता है। ठीक है, डीएनए क्या है? देखो, डीएनए और आरएनए को हम क्या बोलते हैं? डीएनए और आरएनए को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहां पर टर्म आती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का मीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डीएनए क्या है? फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो, कई बार है ना ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर कि डीएनए का नेचर कैसा होता है, डीएनए किस टाइप का होता है, एसिडिक है कि बेसिक है। क्या बोलोगे? डीएनए क्या है? एसिड है भाई। डीएनए क्या है? एसिड है। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। अब देखिए, यहां पर हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए किस किस से मिलके बना होता है? देखो, ये दी हुई है डीएनए की स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखो क्या शो किया हुआ है यहां पे। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है। डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है। डबल स्टैंडर्ड, इसे क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स बोलते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर किस किस से मिलके बनी है? क्या बोला है? ये आपको क्या शो की हुई है? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है? जिसमें 5 कार्बन है। ठीक है, यहां पर ये क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस आपस में किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन से। अब देखो, आप लोगों को यहां पे नाइट्रोजन बेस लर्न करने हैं। नाइट्रोजन बेस हैं, देखिए बेटा, नाइट्रोजन बेस है वो 4 टाइप के हैं। नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं ये दिए हुए आपको। देखो, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, 4 टाइप के दिए हुए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको प्यूरिन और पिरिमिडिन्स में डिवाइड किया है। इनको किस में डिवाइड किया है? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस को किस में डिवाइड किया है? प्यूरिन और पायरिमिडिन्स में डिवाइड किया है। किन्हें प्यूरिन बोला है, किन्हें पायरिमिडिन बोला है? देखिए, पायरिमिडीन के एग्जाम्पल है यहां पे साइटोसिन और थायामीन। साइटोसिन और थायामीन ये किसके एग्जाम्पल हैं? पिरिमिडिन्स के। यानी ये दोनों क्या है? पिरिमिडिन्स हैं। ये दोनों क्या है? पिरिमिडिन्स है। और ये एडेनिन और गुआनिन क्या है? प्यूरिन है। एडेनिन और गुआनिन ये क्या है? प्यूरिन है। ठीक है, ये दोनों प्यूरिन है, ये दोनों क्या है? पिरिमिडिन्स हैं। देखो, आपको कैसे याद रखना है?
जो प्यूरिन्स है ना, इनके अंदर डबल रिंग्स है। प्यूरिन के अंदर क्या है? डबल रिंग्स हैं, और पिरिमिडिन्स के अंदर क्या है? सिंगल सिंगल रिंग प्रेजेंट है। तो यहां पर ये देखो, पर्पल वाला क्या लगा हुआ है? एडेनिन है। पर्पल क्या लगा हुआ है भाई? एडेनिन है, ठीक है। और येलो वाला क्या है? थायमीन है। समझ आ रहा है? पर्पल वाला एडेनिन है, येलो वाला थायमीन है। यहां पर देखो, ये क्या है? साइटोसिन है, और ये क्या है? ग्वानिन है। अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, एडेनिन और थायमीन के बीच में आप लोगों को दिख रहा है कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यानी एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है? साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ओके, एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड और यहाँ पे 2 बॉन्ड्स। डन। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रखा है? पेंटोज शुगर के साथ अटैच है फॉस्फेट। पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट। यानी कि ये जो बेटा इसकी बैकबोन है ना, ये चीज ये किससे मिलके बनी हुई है? शुगर फॉस्फेट। यानी ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है, ये यहां पे है, ठीक है। यहां पे देखो, आप ऐसे लिख सकते हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से अटैच है। यानी ये क्या है? देखो फिर से एक बार, पेंटोज शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन है, इसके साथ फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, ठीक है। इसका ये 3 नंबर कार्बन फ्री है, यहाँ पे इसका 5 नंबर कार्बन फ्री है। ये क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजन बेस। तो देखो, पेंटोज शुगर के एक सिरे पे फॉस्फेट लगा और एक सिरे पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल ट्रिपल डबल ट्रिपल। और इधर फिर पेंटोज शुगर, और यहाँ पे फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, ये चीज यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज याद रख सकते हो, डायमीटर कितना है डीएनए का? 2 नैनोमीटर। कितना है? 2 नैनोमीटर है, ठीक है। ये जो यहां से लेके यहां तक की एरिया है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो इसका डायमीटर है, वो कितना है? 2 नैनोमीटर है। ओके, आप क्या कहोगे? 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच में या 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, देखो ये बेटा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है? 0.34 नैनोमीटर। ये आप लोगों की कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में या 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, 2 नाइट्रोजन बेस भी हो सकते हैं, ये 2 नाइट्रोजन बेस है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 0.34 डिस्टेंस है, नैनोमीटर, ठीक है। यहां पर देखो, इन्होंने ये क्या दिखा रखा है? 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर क्या है? कि एक जो अपना ये कर्ल है, यहां से इसको देखो ऐसे समझोगे, यहां से शुरू किया ऐसे करके ऐसे, इसका मतलब क्या है? यहां पर देखो, ये जो ग्रूव है और ये जो ग्रूव है दिख रही है, ये क्या है? माइनर ग्रूव होती है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, देखो थोड़ा सा स्पेस है, ये माइनर ग्रूव होती है, ये मेजर ग्रूव होती है। माइनर और मेजर ग्रूव, ठीक है। तो एक माइनर से लेके, यानी ये जो एक हेलिक्स है, इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है। ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, 2 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, इनके ऊपर बेटा क्वेश्चन आता है, ये आप लोगों को लर्न रखना है, ठीक है। इनके बीच में क्या आता है? क्वेश्चन आता है। 3.4 नैनोमीटर, ओके। ये सब आपको वैल्यूज लर्न करनी है, तीनों।
ये पूरी डीएनए की स्ट्रक्चर दी हुई है। डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड, 2, 3, 4 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। डीएनए क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स करवा रही हूं, वो आप लोगों ने लर्न रखनी है। ये डीएनए की स्ट्रक्चर अपनी होगी। एक चीज और यहां पे याद रखनी है बेटा कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? देखो ये तो आप लोगों को पता चल गया। नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है बेटे? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां पे लिख सकते हैं हम, ठीक है, इधर लिख लो चाहे। नाइट्रोजन बेस के बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 3 बनते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया, नाइट्रोजन बेस और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वाला। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पेंटोज शुगर और क्या है? नाइट्रोजन बेस के बीच में जो लिंक है वो कौन सा है? ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा है? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तीसरा क्या है? पेंटोज शुगर और क्या बोलोगे? फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलोगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड हो गए बेटा, 3 बॉन्ड हो गए। यहां पे देखो कौन कौन से हो गए, इसके अंदर देखो, ये नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तीनों बॉन्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ये सारी स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ओके बेटा, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों का क्वेश्चन आता है चारगाफ रूल पे। चारगाफ रूल क्या है? चारगाफ रूल, चारगाफ साइंटिस्ट है जिसने क्या है, जो नाइट्रोजन बेस है उनके बीच में रिलेशन बताया था। इसने क्या बताया था? प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं बेटा? पिरिमिडिन्स के इक्वल होते हैं। इन्होंने ये बताया था प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन, यानी प्यूरिन क्या है बेटा? एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू क्या होगा? साइटोसिन प्लस थाइमिन। ओके, एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन या साइटोसिन प्लस थाइमिन होगा। आप ये भी लिख सकते हो एडेनिन और ग्वानिन अपॉन साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 1। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता होता है। चारगाफ रूल आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी हमने जो डीएनए के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी, जो अभी हमने की थी, और एक डीएनए की एक्स रे के थ्रू किसने स्टडी की थी। तो 2 यहाँ पे आपको साइंटिस्ट के नाम लर्न करने हैं बेटा। 2 साइंटिस्ट के क्या है? नाम लर्न करने हैं। एक तो है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन।
ये आंसर कब होगा देखो, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने तो क्या किया था, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से डीएनए की स्टडी की थी। किसकी हेल्प से स्टडी की थी, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। तो इसमें लिखो आप डीएनए स्टडी बाय एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से डीएनए की स्टडी किसने की थी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। और जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, वो किसने दिया है, वॉटसन एंड क्रिक। तो यहां पे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया, डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, और विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की हेल्प से इसकी स्टडी की थी। नेक्स्ट आपके टर्म्स आती हैं डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का ओपन हो जाना। डीनेचर, डीनेचर का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन बेसिस है ना, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, वो टूट जाए। वो कब पॉसिबल है, जब हम डीएनए को हाई टेम्परेचर पे रख दें, जब हम डीएनए को क्या करें, हाई टेम्परेचर पे रख दें। तो इसके अंदर लिखो आप, क्या लिखोगे कि डीएनए को अगर हम, अब जैसे आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम डीएनए को 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दें तो क्या होगा। ठीक है, वो डीनेचर हो जाएगा। डीएनए को आप कितने टेम्परेचर पे रख रहे हैं बेटा, 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर आप डीएनए को रख रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस क्या हो जाएंगे, ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, वो टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। तो डीएनए विल सेपरेट फ्रॉम अ डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। यानी दोनों जो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड है वो क्या हो जाएंगे, आप क्या कहते हैं कि डीएनए इस तरीके से है बेटा। ठीक है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स है, दोनों इनके बीच में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं। 80 टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, टूट जाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, यानी ये ऐसे हो गए भाई। ठीक है, इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। रीनेचुरेशन क्या होता है, नेक्स्ट देखिए रीनेचुरेशन क्या होगा। रीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन का मतलब है कि अगर हम डीएनए को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, डीएनए प्लेस्ड इन नॉर्मल टेम्परेचर, डीएनए को अगर हम किस में रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में वो दोबारा बन जाए। ठीक है, डीएनए को अगर हम क्या रख रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रहे हैं, तो उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दोबारा बन जाए, तो उसे आप क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन। डीएनए प्लेस्ड इन नॉर्मल टेम्परेचर, बोथ स्ट्रैंड कॉइल्ड अगेन, फिर से क्या है, दोनों स्ट्रैंड्स हैं, यानी जो पहले मान लो इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड सेपरेट पड़े थे, फिर से क्या है, इस कंडीशन में आ जाए, हम क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन हो गया। क्या हो गया, रीनेचुरेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे, अब हम पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को कैसे पैक किया जाता है। देखो डीएनए है ना वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। ये देखिए इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, इस डायग्राम से क्या है, क्या बोला है इन्होंने, ये क्रोमोसोम दिखा रखा है आपको, ये दिख रहा है इसके अंदर कितना इस तरीके से जाल है, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये जाल है।
यानी ये डीएनए है ना, ये ऐसे ऐसे पड़ा है बेटा, इस तरीके से क्रोमोसोम, सबको पता है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, सबको पता है क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए है ये कितना लंबा होता है, कौन बताएगा? डीएनए कितना लंबा होता है? 2 मीटर तक। कितना लंबा होता है? 2 मीटर लंबा होता है। तो वो क्या है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो उसके अंदर सीधा अगर रखना हो तो वहां पे वो पूरा नहीं आता, तो इसको पैक करने के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है बेटा, उस प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ये आपको दिख रही है ये गोलियां सी, ये हिस्टोन प्रोटीन है। एक डायग्राम और देखो जरा, ये देखिए, ये हिस्टोन प्रोटीन दिखा रखा है, डीएनए को बाइंड करने वाला प्रोटीन। यहां पे दिख रहा है आपको कि ये जो ब्लू कलर का है ना बेटा, ये डीएनए है, ये चीज क्या है? डीएनए है, और ये चीजें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का नाम बताइए, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का नाम बताइए। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। यानी ये एक टाइप का प्रोटीन है जो डीएनए को अपने ऊपर लपेट लेता है, डीएनए को अपने ऊपर लपेट लेता है। कहते हैं भी 2 मीटर लंबा डीएनए है, वो एक क्रोमोसोम के अंदर पूरा नहीं आ सकता, तो उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगा? अपने ऊपर डीएनए को लपेट लेगा, लपेट लेगा तो थोड़ी सी जगह के अंदर डीएनए पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये हिस्टोन प्रोटीन है, जब डीएनए को अपने ऊपर लपेट लेते हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। इसके और नाम भी हैं, वो भी लिख लो बेटे साथ में। इसके और नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम, न्यू बॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ये है, क्या क्या है? न्यू बॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर और न्यूक्लियोसोम। 3 नाम है। क्या नाम है? 3 नाम है किसके? न्यूक्लियोसोम के, ठीक है। न्यू बॉडी, हिस्टोन ऑक्टामर और न्यूक्लियोसोम। ये क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर क्यों बोल रहा है बेटा? देखो, हिस्टोन ऑक्टामर बोलने का रीजन क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन है H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। काउंट करो जरा, कितने हैं? कितने हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं भाई? 8 हिस्टोन प्रोटीन है ना। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टामर का मतलब क्या है? जिसके अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए हैं। कितने हिस्टोन प्रोटीन लगे हैं? 8, ठीक है। तो यहां पर H2A भी 2 बार होंगे भाई। मान लो ये H2A लगा है, H2B, H2B, ठीक है। यहां से हम कहें ये H3 है, ये H3 है, इधर पीछे लगा होगा H4, H4। तो इस तरीके से 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके क्या बना रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। और ये हिस्टोन प्रोटीन है, इनके ऊपर ये क्या लिपटा हुआ है बेटा? डीएनए लिपटा हुआ है। क्या लिपटा हुआ है? डीएनए। तो हम क्या कहते हैं कि डीएनए है वो 2 मीटर लंबा होने की वजह से अपनी क्रोमोसोम के अंदर पूरा नहीं आ सकता, तो हिस्टोन प्रोटीन इसको अपने ऊपर क्या कर लेता है? लपेट लेता है, ताकि ये पूरा आ सके, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये चीज क्या है? H1। H1 जो हिस्टोन है ना, इसे बोलते हैं डीएनए लिंकर। क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन को क्या बोलते हैं? डीएनए लिंकर भी बोला जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है, डीएनए लिंकर किस हिस्टोन प्रोटीन को? H1 को बोलते हैं। देखो H1 इसके अंदर नहीं है, H2A 2 बार है, H2B 2 बार है, H3 2 बार है, H4 2 बार है, लेकिन H1 इसमें नहीं आता है, ठीक है। H1 इसमें नहीं आता।
तो H1 को हम क्या बोलते हैं, डीएनए लिंकर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वाली आर्म है फ्री हो रही है, इधर ये फ्री है, जो फ्री आर्म्स है ना उनको बाद में कनेक्ट करता है। देखो अभी मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे। ये यहां पे अपने पास हिस्टोन प्रोटीन्स है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है। अब इस तरीके से इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है। तो यहां पर जो ये इसकी फ्री आर्म्स हैं इनको आपस में अटैच करता है H1, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए। क्या बोल देते हैं, लिंकर डीएनए बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बिल्कुल पीछे वाले पे फिर से आ जाओ। ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है, देखिए क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए। तो इस डीएनए को बेटा बाहर निकाल के दिखा रखा है, ये डीएनए दिखा रखा है। ये क्या दिखा रखा है, इसके अंदर जो डीएनए ना, उस डीएनए को ये बाहर निकाला हुआ है। ये देखो ये डीएनए सारा, डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए को बाहर निकाल के दिखा रखा है। डीएनए को बाहर निकाल के दिखा रखा है कि डीएनए इतना ज्यादा लंबा है। और इसको किसने, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है जिनके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, डीएनए पैकिंग क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ओके, यहां पर पहले देखो कंडेंस क्रोमेटिन है, यानी ये क्रोमेटिन है बहुत ज्यादा पास पास होता है। फिर जब ये हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटेगा तो ये क्या हो जाता है, दूर दूर हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन पे जब डीएनए लिपटा हुआ होता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया है डीएनए पैकिंग। ये क्या हो गया है, डीएनए पैकिंग। आपको एक चीज और याद रखनी है कि यहां पे ये जो एक न्यूक्लियोसोम है, ये जो एक न्यूक्लियोसोम है ना, इस एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए लिपटा हुआ है, इस एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए इस तरीके से लिपटा हुआ है, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस हैं, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर 200 बेस पेयर्स लगे होते हैं। कितने, 200 बेस पेयर, याद रखना है। यानी इसके ऊपर भी 200 बेस पेयर है, जितना डीएनए लिपटा हुआ है उसके अंदर कितने नाइट्रोजन बेस है, 200। इसके ऊपर भी 200 नाइट्रोजन बेस लिपटे हुए हैं, इस पे भी जितना डीएनए है उसके अंदर 200 नाइट्रोजन बेस है, इसमें भी 200 है, इसमें भी 200 है, ठीक है। याद रखना है हर एक न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए लिपटा हुआ है, जो डीएनए लिपटा हुआ है इस तरीके से, इसके अंदर 200 बेस पेयर्स हैं। कितने बेस पेयर हैं, 200 बेस पेयर। तो हर न्यूक्लियोसोम के ऊपर 200 बेस पेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है। डायमीटर है वो क्रोमेटिन का कितना होता है, 30 नैनोमीटर। दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ये किसका है, 30 नैनोमीटर। क्या वैल्यू है, डायमीटर ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। ये जो थ्रेड है, ये जो डीएनए का थ्रेड है, ये कितना मोटा है, कितना है, 30 नैनोमीटर। तो ये पैकिंग ऑफ डीएनए आप लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां पे एक चीज आपको, ये अपना हो गया बेटे, हाँ। अब यहां पे एक चीज समझनी है आपको, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन क्या होता है। इससे आगे एक बार देखो, यही देखिए, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होता है। आपको एक चीज याद रखनी है, एक क्रोमोसोम के अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन का मतलब क्या है, डीएनए का पार्ट। एक चीज देखिए, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा,
क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं जिनसे आगे क्रोमोसोम बनता है। क्रोमेटिन थ्रेड से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या है? क्रोमोसोम के पार्ट्स ही हैं। भाई इस पार्ट के अंदर जो डीएनए है, इस पार्ट के अंदर जो डीएनए है उसमें से कौन सा फंक्शनल है और कौन सा फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए एक चीज दिख रही होगी कि ये बीच में राउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम के बीच में जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, जो पर्पल वाला पार्ट है इसे शो किया हुआ है यूक्रोमेटिन, और जो ये येलो वाला पार्ट है इसे शो किया हुआ है हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डीएनए, यहाँ पे डीएनए है बेटा अंदर, यहाँ पे अंदर क्या है? डीएनए है। इसका मतलब ये है कि यहाँ वाला जो डीएनए है, यहाँ वाला जो डीएनए है वो आगे आरएनए बनाने में या प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है? हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए इज नॉट वेरी एक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए इज नॉट वेरी एक्टिव। इसका मतलब क्या है कि इस पार्ट के अंदर, सॉरी इस पार्ट के अंदर, हेट्रोक्रोमेटिन वाले पार्ट के अंदर, येलो वाले पार्ट के अंदर, सॉरी येलो वाले पार्ट के अंदर जो डीएनए है, येलो वाले पार्ट के अंदर जो डीएनए है वो डीएनए आगे आरएनए और प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इस पार्ट के अंदर हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए है वो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब कोई काम नहीं करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखो, यूक्रोमेटिन क्या होता है? एक्टिव पार्ट होता है। ये जो पार्ट है, पर्पल वाला पार्ट है, ये क्या है? यूक्रोमेटिन है। ये क्या है? यूक्रोमेटिन है। यहां पर जो डीएनए होगा, यहां पर जो डीएनए होगा वो क्या है? एक्टिव होगा और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बेटा पता चल गया। यूक्रोमेटिन एक्टिव पार्ट जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? नॉन एक्टिव पार्ट जो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इसी टॉपिक के पार्ट है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, आप लोगों के इस चैप्टर में बेटा 3 टर्म्स हैं जो तीनों आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, फिर आएगा ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आएगा ट्रांसलेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? कॉपी ऑफ डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? डीएनए की कॉपी बनाना, यानी डीएनए से डीएनए बनाना। आप ये भी लिख सकते हो डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए बनना, ये क्या है? रेप्लिकेशन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनता है। और ट्रांसलेशन में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। ठीक है बेटा, तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। तीनों पे ही एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है। रेप्लिकेशन तो सबको पता ही है, कॉपी बनाना। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक क्या है बेटा? सेंट्रल डोग्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, व्हाट इज द मीन ऑफ सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? ठीक है, क्या लिखोगे इसके अंदर? दिख ही रहा है आप लोगों को, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए है, डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है?
आरएनए बन रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और आरएनए से जब प्रोटीन बनेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रल डोग्मा में क्या इन्वॉल्व होता है। सेंट्रल डोग्मा में बेटा आते हैं दो प्रोसेस, सेंट्रल डोग्मा के अंदर आते हैं दो प्रोसेस। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा में आते हैं दो प्रोसेस, कौन कौन से, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है बेटे, सेंट्रल डोग्मा में आती हैं दो टर्म्स, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बनने के प्रोसेस को, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए एंड देन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मिलके बनाते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसने दिया था, सी से ये साइंटिस्ट का नाम क्रिक, क्रिक साइंटिस्ट। ठीक है, सेंट्रल सी क्रिक। ओके, सेंट्रल डोग्मा टर्म है वो किसने दी थी, क्रिक साइंटिस्ट ने दी थी। सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी क्रिक ने ही बताया था। एक और टर्म होती है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे फ्लावर सा बना रखा है और इस फ्लावर का मतलब यहाँ पे दे रखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स का मतलब ये उल्टा चल जाए, यानी आरएनए से अगर डीएनए बन जाए, आरएनए से अगर डीएनए बन जाए तो उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरएनए से डीएनए बनना क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में किसने बताया था, टैमिन एंड बाल्टीमोर ने। किसने बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, टैमिन एंड बाल्टीमोर। साइंटिस्ट के नाम है बेटा टैमिन और बाल्टीमोर। ठीक है, जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया है। तो ये आप लोगों का सेंट्रल डोग्मा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दोनों हो गए। सेंट्रल डोग्मा क्या हुआ, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किस में आते हैं, सेंट्रल डोग्मा में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अलग टर्म है जिसके अंदर क्या है, आरएनए से डीएनए बनता है, और अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, रेप्लिकेशन। ये एरो क्या शो कर रहा है, डीएनए से डीएनए बनना, उसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिनके थ्रू ये प्रूव हुआ था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट है, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, देखो जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अंदर आप लोगों को देखिए दिख रहा है ग्रिफिथ ने क्या किया था, बैक्टीरियल कॉलोनीज ले रखी हैं। ये बैक्टीरिया दिख रहा है आप लोगों को इस टाइप से, ये बैक्टीरिया ले रखा है, बैक्टीरिया की एक कॉलोनी ले ली। ठीक है, यहां पे इन्होंने जो बैक्टीरिया यूज किया है वो कौन सा किया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का बैक्टीरिया, न्यूमोनिया होता था जिससे। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम लिख लो बेटा, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, उसके स्ट्रेन ले लिए, स्ट्रेन का मतलब उसकी फॉर्म्स ले ली, दो फॉर्म ले ली। ठीक है, इनमें से क्या है, एक फॉर्म का नाम दिया स्ट्रेन आर, एक फॉर्म का क्या नाम दिया भाई, स्ट्रेन आर। ठीक है, यहां पर देखो बेटा ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने क्या किया, कौन सा बैक्टीरिया लिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
कौन सा बैक्टीरिया लिया है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिया है और उसके 2 स्ट्रेन्स लिए हैं। इन स्ट्रेन्स के क्या नाम है? एक तो क्या है? स्मूथ, स्ट्रेन आर और स्ट्रेन एस। स्ट्रेन आर है, ये आर कैसे लिया है बेटा? आर का मतलब है रफ। रफ का मतलब क्या है? रफ का मतलब ये है कि इसके चारों ओर बेटा कैप्सूल नहीं था। ये बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, इनके चारों ओर ना कैप्सूल है, इनके चारों ओर क्या है? कैप्सूल। इनके चारों ओर क्या है? कैप्सूल है। तो ये क्या है? जिसके चारों ओर कैप्सूल था, कैप्सूल की वजह से उसकी स्किन क्या होगी? स्मूथ होगी, तो उसे बोला है स्मूथ वायरुलेंट या स्ट्रेन एस। और जिसके चारों ओर कैप्सूल नहीं था उसको दिया रफ। स्ट्रेन का मतलब समझते हो भी? बैक्टीरिया की फॉर्म्स के नाम है बेटा। स्ट्रेन का मतलब क्या है? बैक्टीरिया की फॉर्म्स के नाम है। 2 स्ट्रेन है, एक तो कौन सी है? रफ है, जो क्या था? नॉन वायरल